आज हम एक ऐसी तबाही की बात करेंगे जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सुनामी के रूप में ये तबाही लॉस एंजलिस का हमेशा के लिए सफाया कर सकती है। और इस तबाही की शुरुआत 4000 किलोमीटर दूर यहाँ हवाई से हो सकती है। मैं हूँ जियोलॉजिस्ट मार्टिन पेपर और मैं बायोलॉजिस्ट लिज बॉनिन। हम एक मिशन पर हैं जहाँ हम साइंस और जियोलॉजी को एक साथ ला रहे हैं। जियोलॉजी की बेमिसाल क्षमता और बायोलॉजी का कमाल। हमारे इस सफर में हम होश उड़ा देने वाली एक सोच को परखने वाले हैं। क्या हवाई पर होने वाली तबाही वाकई कैलिफोर्निया को बर्बाद कर सकती है? कमाल की जगह है। हमारे सफर की शुरुआत हो रही है धरती के एक सबसे एक्टिव वोल्केनो से। ओह, देखो तो सही, क्या बात है। हवाई के बिग आइलैंड पर माउंट किलोवेया से बेहद खूबसूरत नजारा है ना? हाँ, यहाँ आकर कुदरत की ताकत का एहसास होता है ना? क्या जगह है। वाह, देखो तो लगता है जैसे मंगल का नजारा हो। मेरे तो सच में होश उड़ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक छोटी सी चींटी हूँ इस इतने बड़े क्रेटर के सामने। और ये वोल्केनो एक क्लासिक कोन शेप वाला वोल्केनो नहीं है जैसा कि आमतौर पर लोग वोल्केनो के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इसका लावा बिल्कुल अलग तरह का है। इसे रनिंग लावा कहते हैं। और जिस वोल्केनो की तुम बात कर रही हो उसे स्ट्रैडल वोल्केनो कहते हैं, जो ट्रायंगल शेप में होता है। उनमें लावा पहाड़ की साइड से उतरता है, लेकिन यहाँ का लावा ऐसे बहता है जैसे किसी पैनकेक पर सिरप बह रहा हो। कितना मजा आता ना अगर हम वहाँ अंदर जा पाते तो। बिल्कुल, ये सिरप जैसा लावा ही हवाई की तबाही की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ तो तबाही के कोई सुराग नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं वोल्केनो के अंदर जा रहा हूँ और लिज आइलैंड के दूसरी तरफ जा रही है। किलावेया हवाई के बिग आइलैंड पर मौजूद 5 बड़े वोल्केनो में से एक है। ये पूरा आइलैंड लावे का बना है जो धरती के अंदर से निकला है। ये वोल्केनो पिछले 6 लाख सालों से लावा उगल रहा है। हर रोज इस वोल्केनो से 11 फुटबॉल फील्ड जितना लावा निकलता है। यहाँ हो क्या रहा है ये समझने के लिए जमीन के अंदर सभी मैग्मा चेंबरों को देखना बहुत जरूरी है, और वोल्केनोलॉजिस्ट माइक पोलन जीपीएस की मदद से वही कर रहे हैं। हे माइक, कैसा चल रहा है? मार्टिन, कैसे हैं आप? हाँ, सब ठीक है। माइक की टीम लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी पर अपनी नजर रखे हुए है। वो सैटेलाइट और जीपीएस रीडर्स की मदद से जमीन के नीचे की हरकतों को ट्रैक कर रही है। ये वोल्केनो एक ऐसे बड़े गुब्बारे की तरह है जिसमें मैग्मा पॉकेट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। इसकी वजह से जमीन हिलती है और इस हरकत को जीपीएस और बाकी इंस्ट्रूमेंट से ट्रैक करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि मैग्मा पॉकेट्स कहाँ हैं और क्या उनमें मैग्मा जमा हो रहा है या नहीं। अच्छा माइक, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? यहाँ इन पहाड़ों के नीचे मैग्मा धीरे धीरे जमा हो रहा है और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वो ऊपर उठ रहा है और वहीं पर ये जमीन में से निकलकर बाहर सतह पर बह रहा है। यानी 12 मील दूर मेरे पैरों तले लाखों टन गर्म मैग्मा मौजूद है, लेकिन मुझे सिर्फ भाप नजर आ रही है। असल में असली कहानी कहीं और से शुरू हो रही है, वहीं जहां लिज जा रही है। मैं मार्टिन और क्रेटर को 20 किलोमीटर पीछे छोड़ आई हूँ और इस वक्त हम एक खतरनाक जगह की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग तरह की जगह है, किसी दूसरी दुनिया की तरह। ये एक जोखिम भरा इलाका है और यहाँ सेफ लैंडिंग साइट ढूंढना आसान नहीं होगा। एक जगह नजर आ रही है, मेरे ख्याल से 2 एक्टिव लावा फ्लोज के बीच में एक जगह है जहाँ हम लैंड कर सकते हैं। ऐसी जगह पर लैंड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं आप दोनों को यहीं उतार देता हूँ क्योंकि यहाँ पिघला हुआ लावा नजर नहीं आ रहा। माउंट किलोवेया के नीचे से कई किलोमीटर तक बहकर लावा यहीं से बाहर निकल रहा है। 20 किलोमीटर दूर क्रेटर से यहाँ तक आने में लावा कई अंडरग्राउंड नालों से गुजरा होगा। मुझे वोल्केनोलॉजिस्ट रॉबर्ट राइट की जरूरत है जो इस खतरनाक जगह पे मुझे गाइड करेंगे। एक गलत कदम पड़ा तो मैं सीधे इस नए क्रस्ट से होते हुए नीचे पिघले हुए लावे में चली जाऊंगी। ये लावा फ्लो कितना पुराना होगा रॉबर्ट?
जिस चीज पर हम खड़े हैं वो काफी सख्त है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, यानी ये एक्टिव लावा नहीं है। ये कुछ घंटों पुराना होगा। उस तरफ आपको गर्म लहरें नजर आ रही हैं, यानी हमारे चारों तरफ लावा बह रहा है। मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा क्योंकि मेरी बाह जल रही है। रॉबर्ट अपने थर्मल इमेजिंग इंफ्रारेड कैमरे की मदद से ये पता लगाते हैं कि पैर कहाँ रखना ठीक होगा और कहाँ नहीं। जरा इसमें से देखिए, यहाँ Oh my आपको God, अलग अलग हाँ। रंग के एरिया नजर आ रहे हैं, सफेद, यानी लाल, बहुत गर्म हरे, जगह है। पीले। हाँ, ये बहुत ज्यादा गर्म यानी है। वहाँ से निकलकर यहाँ आते आते ठंडा हो रहा है। हाँ, और वहाँ भी सफेद है, यानी वहाँ भी काफी गर्म होगा। बिल्कुल। रॉबर्ट, अब काफी ज्यादा गर्मी लगने लगी है। हाँ, एक अवन से भी गर्म। वहाँ देखो, वहाँ देखो। हाँ हाँ, ओहो, इसका टेम्परेचर कितना होगा? उसके किनारे पूरी तरह लाल हैं। ये देखिए। इसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा। इसमें तो सोना भी पिघल सकता है। इससे पहले मैंने कभी इतनी गर्म जगह पर काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके ज्यादा करीब जा पाऊंगी। ये कुछ ज्यादा ही गर्म है। तो ये लावा अब आखिर आ कहाँ से रहा है? जमीन के नीचे ये लावा जहाँ इकट्ठा हो रहा है और इस आइलैंड को बना रहा है, वो जगह यहाँ से करीब 70 से 110 या 120 किलोमीटर नीचे होगी, और वो वहां से जमीन की सतह तक आता ओह, है। वो देखो। मुझे नहीं लगता इससे पहले मैंने कभी इतनी गर्मी महसूस की है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भट्टी में हैं। वॉल्केनो खूबसूरत होते हैं लेकिन साथ ही कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ये देखते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि हमारी धरती जिंदा है। इसमें एक कमाल का लिविंग सिस्टम है। मैं बयान नहीं कर सकती कि इस प्रोसेस को यहाँ खड़े होकर देखते हुए मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। कुदरत के ये करिश्मे बहुत ही ताकतवर हैं, लेकिन ये समझ पाना अब भी मुश्किल है कि इससे 4000 किलोमीटर दूर लॉस एंजलिस को खतरा कैसे होगा। किलावेया हर रोज करीब 4.5 लाख क्यूबिक मीटर लावा उगलता है। ठंडा होने पर यह लावा पत्थर बन जाता है और हमारी आंखों के सामने यह आइलैंड बढ़ता जाता है। हवाई का यूं लगातार बढ़ने का सिलसिला इस उलझा देने वाली पहेली की सिर्फ एक गुत्थी है, जो समंदर की दूसरी ओर लॉस एंजलिस की तबाही का कारण बन सकती है। हम बताएंगे ये सारी कड़ियां आखिर जुड़ती कैसे हैं। हमने पहले की 2 गुत्थियां सुलझा ली हैं। मार्टिन ने पता लगाया कि जमीन के नीचे मैग्मा की जबरदस्त हलचल से ये वॉल्केनो गुब्बारे की तरह फूल रहा है, और मैंने उसी लावे को वॉल्केनो क्रेटर से 20 किलोमीटर दूर बाहर निकलते हुए देखा। तो अब सवाल ये है कि लावा आखिर क्रेटर से 20 किलोमीटर दूर पहुंच कैसे रहा है और इसका लॉस एंजलिस से क्या लेना देना है। कोई तो तरीका होगा जिसके जरिए लावा क्रेटर से दूर दूर तक फैल रहा है। इसका पता लगाने हमें जमीन के नीचे जाना होगा। इस तरह के घने जंगल जियोलॉजी और बायोलॉजी के तालमेल की खूबसूरत मिसाल हैं। इन पेड़ पौधों को वोल्केनो की उपजाऊ मिट्टी बेहद पसंद है, क्योंकि इसी मिट्टी में हमारी धरती के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स मौजूद हैं, और वोल्केनो के बिना ये जंगल भी नहीं होता। लेकिन मैं तो जियोलॉजी वाला हूँ, और इसलिए मुझे पेड़ों के नीचे जमीन के अंदर की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक लावा ट्यूब है जो वोल्केनो से निकलने वाले लावे से बनी थी। ये वाली करीब 500 साल पुरानी है और हवाई के बिग आइलैंड पर मौजूद सैकड़ों लावा ट्यूबों में से एक है। अगर मैं यहाँ करीब 500 साल पहले आया होता तो अब तक जलते हुए लावे में झुलस चुका होता। वोल्केनोलॉजिस्ट मैट पैट्रिक ने अपना ज्यादातर जीवन इन लावा ट्यूबों को ढूंढने और उन्हें समझने में बिताया है। अच्छा, जब लावा इस टनल से गुजरा था तब यहाँ का टेम्परेचर कितना रहा होगा? जब लावा गुजर रहा था तो टेम्परेचर करीब 1100 डिग्री सेल्सियस यानी 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट रहा होगा। और अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा था तो इस टनल के पत्थर गर्मी से पीले हो गए होंगे। हाँ, और जब आखिर का बचा हुआ लावा निकल जाता है उसके कुछ दिनों बाद तक भी इन ट्यूबों का रंग लाल ही रहता है। मतलब जबरदस्त गर्म। एक वक्त ऐसा था जब ये एक खुला नाला था जिसमें से लावा बहा करता था, लेकिन जब बहते हुए लावे की ऊपरी सतह हवा के संपर्क में आई तो एक क्रस्ट सा बन गया और एक टनल बन गई, और तब अंदर की गर्मी और भी बढ़ गई।
लावा ट्यूबें लावे के लिए बहुत ही अच्छे इंसुलेटर का काम करती हैं। इसका मतलब जब लावा इन ट्यूबों में से बहता है तो बहुत कम गर्मी बाहर निकल पाती है। वाओ, तो मतलब इंसुलेट होने की वजह से लावा गर्म ही रहता है। हाँ, और इस वजह से वो तेजी से बहता रहता है। हाँ, और इसकी वजह से लावा काफी लंबी दूरी तय कर पाता है। ये जो किनारा यहाँ बना है वो पिछली बार लावे के बहने से बना होगा, और इस टनल की वजह से लावा यहाँ से जमीन के मुकाबले ज्यादा तेजी से बह पाया होगा। ये ट्यूबें एक घने नेटवर्क की तरह हैं जो इस आइलैंड पर लावे को हर तरफ फैलाती रहती हैं। अंडरग्राउंड ट्यूबों के इस अजीब से सिस्टम की बदौलत लावा वोल्केनो क्रेटर से कहीं दूर जाकर बाहर निकल रहा है, जैसा कि लिस ने देखा। और शायद यही सिस्टम लॉस एंजलिस की तबाही का कारण बन सकता है। पुराने पत्थरों को देखकर ये अंदाजा लगाना कि वो कैसे बने होंगे एक अच्छा आइडिया है, लेकिन जियोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ और मैं वाइल्ड लाइफ की तलाश में हूँ। कोई जगह कैसे बनी होगी ये बेहतर समझने के लिए उसकी वाइल्ड लाइफ के एवोल्यूशन पैटर्न को देखना चाहिए। यहाँ हवाई में 8 बड़े आइलैंड हैं और इनके इतिहास में लॉस एंजलिस का अंजाम छिपा हो सकता है। जियोलॉजी से पता चलता है कि वो बने कैसे थे, लेकिन बायोलॉजी से पता चलता है कि वो कब बने थे। जूलॉजिस्ट हेलन जेम्स हवाई की एनिमल लाइफ की एवोल्यूशन पर स्टडी करती हैं। वाह, क्या बात है! क्या अंदर से ठंडी हवा आती हुई महसूस हो रही है? हाँ, बहुत सारी। अगर किसी गुफा से ऐसी हवा निकले तो इसका मतलब है वो एक अच्छी गुफा है। अब हम इसके अंदर जाएंगे? बिल्कुल। क्या बात है! आइलैंड पर इन गुफाओं के अंदर बायोलॉजिकल रिमेन्स यानी जीवों के अवशेष का खजाना मौजूद है, और वो इसलिए क्योंकि सैकड़ों सालों से जीव जंतु बहते हुए गर्म लावे में फंसते आए हैं। यहाँ शायद एक सुअर गिरा होगा जिसकी हड्डियां यहाँ पड़ी हैं। तो मतलब ये गलती से नीचे गिर गया होगा और वापस ऊपर नहीं निकल पाया होगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ ऐसी चीजों की तलाश कर रहे हैं जो छोटी हों और ढूंढने में मुश्किल हों। अपनी आंखें लावा केव की जमीन पर रखना। ओह, ये देखिए, यहाँ तो छोटी छोटी हड्डियां हैं। ओह वाह, क्या बात है! ये हड्डियां कौन सी स्पीसीज की होंगी? ये हवाइन हनी क्रीपर्स की हड्डियां हैं। ये छोटे सॉन्गबर्ड पंछी हुआ करते थे। किसी समय आइलैंड पर इनकी 60 स्पीसीज हुआ करती थी, लेकिन उनमें से कई अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 30 से 40 लाख साल पहले हनी क्रीपर्स की एक बहुत पुरानी स्पीसीज हवाई पर आई और उनसे 60 अलग अलग स्पीसीज पैदा हुई। तो इन पंछियों की स्पीसीज को देखकर हम आइलैंड के बनने के बारे में कैसे बता सकते हैं? ये जो हनी क्रीपर्स की 60 स्पीसीज हैं, ये सिर्फ हवाई आइलैंड पर ही पाई गई हैं। जब हमने इनके जेनेटिक्स को देखा तो पता चला कि काफी समय तक इनमें कुछ ज्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ था। उस वक्त सिर्फ कुछ ही स्पीसीज रही होंगी, ज्यादा नहीं। अच्छा। और फिर अचानक से ही तेजी से एवोल्यूशन होने लगा और फिर कुछ समय बाद एक बार फिर तेजी से एवोल्यूशन हुआ। समय समय पर तेजी से होने वाले इस एवोल्यूशन से हमें कुछ कमाल की बातें पता चलती हैं, ना सिर्फ उन पंछियों के बारे में बल्कि इस आइलैंड के बनने के बारे में भी। सबसे पहले वाले हनी क्रीपर पंछी सिर्फ एक बड़े से वॉल्केनिक आइलैंड पर रहा करते थे, लेकिन फिर ये पंछी इवॉल्व हुए क्योंकि उनकी दुनिया बदल गई। एक नया वॉल्केनो फटा जिससे समंदर में एक और बड़ा आइलैंड तैयार हुआ। पंछी इस आइलैंड पर आए और नए वातावरण में अडेप्ट हुए। इस नए आइलैंड की वजह से पंछियों को अलग अलग तरह से इवॉल्व होने का मौका मिला और इस तरह अचानक हनी क्रीपर्स की कई नई स्पीसीज इवॉल्व हुई। जैसे जैसे आइलैंड बनते गए ये पंछी अडेप्ट करते गए और साथ ही हनी क्रीपर की कई सारी स्पीसीज ने जन्म लिया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे जियोलॉजी और बायोलॉजी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ये पंछी इवॉल्व हुए क्योंकि उनके आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह बदलता गया। ये बहुत ही रेयर बात है जो आसानी से नजर नहीं आती, लेकिन हवाई के आइलैंड्स पर हमें ये चीज नजर आई। कमाल की बात है कि आइलैंड की जियोलॉजी और उसका जन्म
इन छोटे छोटे पंछियों के एवोल्यूशन में साफ नजर आता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हमारी धरती पर कैसे सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन पंछियों से हमें पता चला है कि कावाई सबसे पुराना आइलैंड है जो 50 लाख साल पहले बना था, और फिर हर 10 लाख सालों में एक नया आइलैंड बनता गया, एक चेन की तरह, और हर बार नया वाला आइलैंड पुराने वाले से पूर्व की ओर बनता गया। सबसे आखिर में बना बिग आइलैंड, जिसका जन्म करीब 6 लाख साल पहले हुआ था। एवोल्यूशन से हम बता सकते हैं कि आइलैंड का जन्म कब हुआ, लेकिन इन आइलैंड्स को देखने पर हम ये भी बता सकते हैं कि ये समंदर में कैसे उठे। ये आइलैंड एक एक करके समंदर में से कैसे निकले, इस सवाल का जवाब एक तरह की वोल्केनिज्म में है, और इसे समझने के लिए हमें एक ब्लो टॉर्च चाहिए। अब मैं आग से खेलने वाला हूं जियोलॉजी स्टाइल में, और आज के मेन्यू में है हवाई के चेन आइलैंड। सबसे पहले एक गरम ब्लो टॉर्च लीजिए, जिसे हॉटस्पॉट कह सकते हैं, और एक रोलिंग मेटल प्लेट जो यहाँ पैसिफिक ओशन का फ्लोर है। अब हम इस प्लेट को हॉटस्पॉट के ऊपर से ले जाएंगे। पहले मैं अपनी गॉगल्स पहन लेता हूं। तो आप यहां देख सकते हैं, वक्त के साथ ये हॉटस्पॉट क्रस्ट को गर्म कर रहा है, और अब ये प्लेट इतनी गर्म हो गई है कि लाल हो गई है। जब मैग्मा जमा हो जाता है और गर्मी इतनी बढ़ जाती है, तब फ्लेम की आंच क्रस्ट को चीर देती है, बिल्कुल ऐसे। जैसे ये आंच प्लेट को चीर देगी, इसमें से निकलने वाला लावा बाहर आएगा और एक आइलैंड बन जाएगा। लेकिन इससे ये समझ में नहीं आता कि एक के बाद एक हवाई में इतने सारे आइलैंड्स कैसे बने, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक बना है। लेकिन धरती के क्रस्ट को मेरे हॉटस्पॉट पर रोल करने से दूसरा आइलैंड बनना शुरू हो गया। अगर आप यहां देखें तो आपको प्लेट गर्म होती नजर आएगी, जैसा कि समंदर के क्रस्ट पर होता है। वक्त के साथ जब गर्मी बढ़ती है, बूम, एक और वॉल्केनो फटा, और फिर धीरे धीरे पृथ्वी का क्रस्ट हिलता गया और एक के बाद एक कई आइलैंड बनते गए। एक तरह से कहा जाए तो ये आइलैंड बनाने की फैक्ट्री है। धरती की ऊपरी सतह धीरे धीरे हॉटस्पॉट पर आगे बढ़ती गई, और समय समय पर वॉल्केनोस के फटने से आइलैंड बनते जाते हैं। ये हॉटस्पॉट मेरी ब्लो टॉर्च के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। इनकी शुरुआत हजारों मील नीचे मैंटल में होती है, जो कि हमारी धरती के क्रस्ट और कोर के बीच में होता है। धरती में ऐसी और भी जगह हैं जहां क्रस्ट के ठीक नीचे पिघले हुए पत्थर के भंडार हैं, जहां ढेर सारा सुलगता हुआ मैग्मा असली हॉटस्पॉट तैयार करता रहता है। हवाई के इसी हॉटस्पॉट की वजह से आइलैंड्स की चेन तैयार हुई, लेकिन उनका निर्माण ही उनके विनाश का कारण बनेगा, और अगर थियरी सही है तो लॉस एंजलिस का भी। मगर कैसे, ये जानने के लिए हम हवाई से बहुत बहुत दूर जा रहे हैं, दूर आउटर स्पेस में। ठीक है, तो हम इतना तो जानते हैं कि हवाई कई वॉल्केनोस का बना है और वो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन इससे लॉस एंजलिस पर क्या असर पड़ेगा और क्यों, ये समझने के लिए हम किसी और जगह के वॉल्केनोस को स्टडी करेंगे। एक एक करके हम हवाई से होने वाले लॉस एंजलिस के विनाश की गुत्थी को सुलझा रहे हैं। कई लाख सालों से धरती के नीचे से एक हॉटस्पॉट वॉल्केनोस को गुब्बारे की तरह फुलाता हुआ लावा ट्यूबों के जरिए ढेर सारे लावे से नए आइलैंड बनाता जा रहा है। इस पहेली की अगली गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं जा रही हूँ हवाई के सबसे ऊंचे पहाड़ की साफ हवाओं में। मैं लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ, माउंट माउना केआ पर, जो कि हवाई की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ की साफ पतली हवा में मैं आउटर स्पेस में देख पाऊंगी। यहाँ से कई चीजों को ऑब्जर्व करते हुए हम अपनी धरती के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, बस जरूरत है तो इनकी। ये है केक ऑब्जर्वेटरी, जहां हमारी धरती के 2 सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स लगे हैं। प्लैनेटरी साइंटिस्ट फ्रैंक मार्शीस के मुताबिक इस टेलीस्कोप से यूनिवर्स के कुछ बेहद अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ से इन्होंने जुपिटर के मून पर भी कई वॉल्केनो फटते हुए देखे हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो हमारे सबसे करीबी प्लैनेट मंगल पर है।
इसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ये एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वोल्केनो, और इसका डायमीटर ये करीब 700 किलोमीटर चौड़ा है, क्या बात है? और इसकी ऊंचाई करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर ओलंपस मॉन्स जितना बड़ा पहाड़ नहीं है। हमारी धरती पर पाए जाने वाले सबसे ऊंचे वोल्केनो हवाई के माउना केआ से ये 5 गुना बड़ा है। लेकिन ओलंपस मॉन्स और माउंट किलोएया आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। दोनों का जन्म सिरप जैसे लावे की वजह से हुआ, जो कई किलोमीटर फैलकर कम ऊंचाई वाले शील्ड वोल्केनो बनते हैं। इस वोल्केनो से दूर ये जियोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं? हमारा मानना है कि ये डेब्री है जो किसी बड़े एवलांच से निकली होगी। आप कहना चाहते हैं कि ओलंपस मॉन्स पर लैंडस्लाइड होती है? हाँ, ये ओलंपस मॉन्स का वो हिस्सा है जो इससे टूटकर बिखर गया। ये टुकड़े क्रेटर से 7 किलोमीटर दूर गिरे हैं। और आपके मुताबिक ये लैंडस्लाइड क्यों हुई होगी? लगातार बढ़ते रहने की वजह से इसका वजन इतना ज्यादा हो गया होगा कि वो अनस्टेबल हो गया होगा, और ये वाला हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया होगा, और टुकड़े यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बिखर गए होंगे। ओलंपस मॉन्स धरती से करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बावजूद उसका जन्म ठीक वैसे ही हुआ जैसे धरती पर हवाई वोल्केनोज का हुआ। बहते हुए लावे की वजह से वोल्केनो का साइज इतना बढ़ गया कि ओलंपस मॉन्स अपने एक बहुत बड़े हिस्से के वजन को संभाल नहीं सका, और वो हिस्सा टूटकर एक एवलांच की तरह अपने आसपास की जमीन पर फैल गया। हवाई के वोल्केनो ओलंपस मॉन्स के मुकाबले बहुत बहुत छोटे हैं, जिसका मतलब यहाँ हिस्सों के टूटकर बिखरने की संभावना कम है। लेकिन हवाई पर एक ऐसी खास बात है जो मंगल पर नहीं है। बहता हुआ पानी, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का अगला सुराग है। अब बारी है कुछ एक्शन की। इसमें थोड़ा खतरा तो है, लेकिन ढेर सारा मजा भी है। पैसिफिक के बीचों बीच होने की वजह से हवाई के वातावरण में काफी नमी रहती है, और गर्मी की वजह से ये नमी भाप बनकर वातावरण में ऊपर उठती है, जो तुरंत कंडेंस होकर बरसात में बदलती है। यहाँ काफी तेज बारिश होती है। पानी कुदरत की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। ये सख्त से सख्त चट्टानों को तोड़ सकता है। मैं इस वाटरफॉल के नीचे उतरकर देखना चाहता हूँ कि बहते हुए पानी की ताकत किस तरह पत्थरों को कुरेद कर चट्टानों को काट सकती है। अब मैं इस वाटरफॉल के साथ रैपलिंग करूंगा, यानी रस्सी पकड़कर नीचे उतरूंगा। यहाँ पर पानी का जोर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी, जो पत्थरों को चूर चूर करने के लिए काफी है। यहाँ पर इतनी तेज बारिश होती है कि सारा का सारा पानी अलग अलग नदियों से होता हुआ इस बड़ी सी वाटरफॉल की शक्ल ले लेता है, और फिर सभी पहाड़ों को चीरता हुआ समंदर की तरफ चला जाता है। क्योंकि ये चट्टानें लावे की बनी है, इन्हें पानी से थोड़ा थोड़ा नुकसान होता रहता है। ये पत्थर उसी बसॉल्ट का बना है जो हमें लावा ट्यूबों के अंदर नजर आया था। इसमें बहुत से छेद और एयर बबल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये पत्थर काफी कमजोर हैं और आसानी से टूट जाते हैं। हम इस वाटरफॉल की साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर जगह दरारें नजर आएंगी, और पानी इन्हीं दरारों में से निकलते हुए चट्टान के और भी कई टुकड़े कर सकता है। आधा रास्ता पूरा हो चुका है, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त स्प्लैश जोन में हूं, जहां वाटरफॉल की बौछारें लगातार पड़ती रहती हैं। यहां बहुत काई है, जबरदस्त फिसलन है। अब रैपलिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है। वाह, मजा आ रहा है। बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ 1 सेकंड में हजारों लीटर पानी मुझ पर गिर रहा था, मुझसे टकरा रहा था। उसने सिर्फ 1 ही सेकंड में मेरा बुरा हाल कर दिया। लेकिन ये चट्टानें न जाने कितने हजारों या लाखों सालों से ये सब झेल रही हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कितने जबरदस्त तरीके से इरोजन हो रहा है। ऑलराइट, मैं हुक खोल रहा हूं।
पानी की फोर्स से टूटे हुए पत्थर ये साबित करते हैं कि इस बहाव के सामने ये चट्टानें कितनी कमजोर हैं। सबूत इस पत्थर के लाल रंग में है। आपको यकीन नहीं होगा, इस पत्थर को जंग लग रहा है क्योंकि इस पत्थर में कई मिनरल और मेटल हैं, जैसे मैंगनीज और आयरन। और ये आइलैंड इसी तरह के पत्थर के टुकड़ों का बना है जो कई हजार सालों से टूटकर बिखरते आए हैं। इस पत्थर पर उसी तरह जंग लग रहा है जिस तरह पुरानी गाड़ी के पतरे को जंग लगता है। मेरे पास कई टूटी फूटी गाड़ियां थी, इसलिए मैं जानता हूं ये पत्थर जंग लगे मेटल की तरह बेहद कमजोर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों या फिर लाखों सालों बाद पीछे ज्यादा कुछ नहीं बचा है और मैं पत्थरों को टूटते हुए देख सकता हूं, खासकर बाहरी किनारों के। और अब ये सिर्फ मिट्टी के एक ढेले की ही तरह है। हवाई टूटकर बिखर रहा है और अगर चट्टान का कोई बड़ा हिस्सा समंदर में गिर जाए तो एक बड़ी सुनामी सीधे सदर्न कैलिफोर्निया की ओर जाएगी। ऐसा थ्योरी कहती है, लेकिन हकीकत क्या है? इस दुर्घटना के होने की संभावनाएं क्या हैं? हमने ये तो देख लिया कि अंडरग्राउंड ट्यूबों के जरिए लावा बहता कैसे है, और ये भी कि लावा कैसे नए नए आइलैंड्स को जन्म दे रहा है। मैं यहाँ आई हूँ ये देखने कि क्या होता है जब यही लावा समंदर में पहुँचता है। ये लावा ट्यूब सीधे आइलैंड में जा रही है, लेकिन इसका ये आखिरी हिस्सा समंदर में आकर खत्म होता है। ये बात जितनी अजीब है उतनी ही खास भी है। एक ऐसे टनल में स्विम करना जहां कभी वोल्केनो से बेहद गर्म लावा बहा करता था, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। इस वक्त मैं जिस ट्यूब में हूँ, इसी तरह की कई ट्यूबों ने लावे को इतना गर्म और लिक्विड बनाए रखा जिससे वो समंदर तक आसानी से पहुंच सका। और ऐसा आज भी हो रहा है। बेहद गर्म लावा आज भी ट्यूबों से होता हुआ समंदर में जा मिलता है। जब ये लावा ठंडे पानी से मिलता है तो कुछ ही सेकंडों में सॉलिड बन जाता है। ये इतनी जल्दी ठंडा होता है कि पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। इसका सबूत मेरे चारों ओर मौजूद है। ये सी बेड टूटे हुए पत्थरों से भरा हुआ है और पानी के लगातार टकराने से ये रेत में बदल जाते हैं। इस सी बेड पर हर जगह बहुत ही बारीक काली रेत है। ये रेत दरअसल वही लावा और बसॉल्ट है जो वोल्केनो से निकलकर पूरी तरह चूर चूर हो गया। देखा जाए तो इस समय ये पूरा आइलैंड इसी रेत पर खड़ा है। लावा जब भी वोल्केनो में से निकलकर यहाँ पहुँचा तो रेत की इसी चादर पर फैलता गया और धीरे धीरे पूरा आइलैंड खड़ा हुआ। अब इस बात में कोई शक नहीं कि हवाई बहुत ही कमजोर मिट्टी का बना है। मजा आ गया। यह आइलैंड सिर्फ ढेर सारी काली वोल्केनिक मिट्टी पर खड़ा है और कुछ नहीं। थैंक्स बैरी। हवाई की नींव वोल्केनोज की वजह से कमजोर है, लेकिन इसी वजह से यहाँ के बीच कमाल के नजर आते हैं। अगर कभी आपको मिसाल चाहिए हो कि कैसे जियोलॉजी हमारी जिंदगियों पर असर डालती है, तो हवाई और उसके सर्फिंग कल्चर को देखिए, क्योंकि यहाँ की लहरों की शेप यहाँ के वोल्केनो की वजह से ही ऐसी है। काम पर जाने से पहले लोग यहाँ सर्फ करने आते हैं। सर्फिंग यहाँ के लोगों की जान है, उनके कल्चर का हिस्सा है। सर्फर और कोस्टल जियोलॉजिस्ट हावनानी काने ने अपनी पूरी जिंदगी इन लहरों पर सर्फ करते हुए बिताई है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ अलग अलग तरह की वेव हैं। कुछ वेव इतनी बड़ी होती हैं कि उनका बैरल करीब 20 फुट का होता है, और दूसरी तरफ कुछ छोटी वेव होती हैं वाइकीकी में, जिन पर बिगिनर्स भी सर्फिंग करना सीख सकते हैं।
क्या इन वेव्स की बनावट का ताल्लुक पूरी तरह आइलैंड की जियोलॉजी से है? हाँ, ऐसा ही है। ज्यादातर बड़ी लहरें नॉर्थ में होने वाले ओशन स्वेल्स की वजह से बनती हैं, और क्योंकि हम पैसिफिक के बीचों बीच हैं और ये एक ऐसा यूनिक आइलैंड है जिसके आसपास कुछ नहीं है। किनारे से बस थोड़ा सा दूर जाते ही गहराई लगभग कई 100 फुट की हो जाती है। एक्चुअली समुंदर में आने वाले सभी तूफानों की ताकत इस अकेले आइलैंड की ओर खुलेआम आ सकती हैं, जिससे बहुत ताकतवर वेव बनती हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इस आइलैंड पर सर्फिंग करना इतना मजेदार है, और वोल्केनो उनमें से एक है। आइलैंड्स की बनावट ऐसी है कि उनके किनारों का स्लोप काफी ज्यादा है, बहुत ही कम दूरी पर गहराई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लहरें तैयार होती हैं। साथ ही लावा फ्लो और इरोजन समंदर की सतह को अनइवन बनाते हैं, जो परफेक्ट वेव बनाती है। इसके अलावा वोल्केनो की चट्टानें और पत्थर टूटकर समंदर में आते हैं। इन पत्थरों में काफी न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसके कारण समंदर की सतह पर बड़े बड़े कोरल रीफ्स बनते हैं। ये रीफ्स लहरों के बहाव को अटकाते हैं। जब लहरें आती हैं तो उनका निचला हिस्सा रीफ के साथ फ्रिक्शन की वजह से धीमा पड़ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा तेजी से आगे बढ़ता है, जिससे लहर की एक दीवार सी बन जाती है, जो सर्फिंग के लिए जरूरी होती है। पृथ्वी की जियोलॉजी हमारी जिंदगी और हमारे कल्चर पर कैसे असर डालती है, हवाई इसकी अच्छी मिसाल है। क्या आपको इस जगह पर कुदरत की ताकत का एहसास होता है? हाँ, बिल्कुल हमें एहसास होता है। हवाई की सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे हम हॉटस्पॉट से गुजरते गए, बहुत से नए आइलैंड्स बनते गए, जैसे कि बिग आइलैंड और छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे कुआई आइलैंड, जिस पर हम इस वक्त हैं। हवाई के 8 मेन आइलैंड, उनके 137 माइनर आइलैंड और सभी आइलैंड्स मिलकर 16,800 स्क्वायर किलोमीटर जितनी जगह बनाते हैं। इतना एरिया यूएसए के कनेटिकट स्टेट से भी ज्यादा है, लेकिन मैप को देखने पर तुरंत एहसास होता है कि कुछ जमीन शायद गायब हो गई है। मैप को देखते ही मैंने नोटिस किया कि खासकर बिग आइलैंड की चौड़ाई और लंबाई लगभग एक सी है, लेकिन दूसरे आइलैंड कुछ ज्यादा ही लंबे या नैरो नजर आते हैं। मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ इन 2 आइलैंड्स के साथ जरूर कुछ हो रहा है, जो उनके पैदा होने के बाद उन्हें इस तरह लंबा और पतला बना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके कुछ हिस्से टूट गए होंगे। ये भी ले लो। ये हैरान कर देने वाला सच साफ नजर आ रहा है। हवाई आइलैंड्स के हिस्से टूटकर समंदर में गिरे होंगे, जिसकी वजह से ये भयानक सुनामी आई होगी। और अगली बार जब ऐसा होगा तो क्या वाकई में सदर्न कैलिफोर्निया इसका शिकार बनेगा? क्या हवाई एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो एलए को तबाह कर देगा? अब तक हमने देखा कि कैसे हॉटस्पॉट मैग्मा को क्रस्ट के ऊपर धकेलकर वोल्केनिक आइलैंड बनाता है। साथ ही पानी कैसे इन पत्थरों को चीरकर आइलैंड को कमजोर बना रहा है, और आइलैंड जितना बड़ा होता जा रहा है, उसके गिरने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। तो सवाल ये है कि ये खतरा आज कितना बड़ा है, और वो कौन सा आइलैंड है जिसके गिरने का सबसे ज्यादा खतरा है। फ्यूचर में क्या होगा, इसे अच्छी तरह जानने के लिए हमें ओआहू आइलैंड के इतिहास को जानना होगा। कभी कभार सबसे अच्छे नजारे देखने के लिए आपको कुछ खतरे उठाने पड़ते हैं और कुदरत का सामना करना पड़ता है। एक जियोलॉजिस्ट का काम अक्सर एक डिटेक्टिव की तरह होता है, क्योंकि कई बार आपको गहराई में जाकर सुराग ढूंढने पड़ते हैं। अब हवा काफी तेज हो रही है। अगर आप इस चट्टान को देखें, 1 मिनट, एक बड़ी वेव आ रही है। ओह! समंदर का ये हिस्सा आइलैंड से लेकर उस चट्टान तक किसी समय आइलैंड का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर कुछ लाख साल पहले ये जमीन गायब हो गई। इन सीधी चट्टानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी जमीन गायब हो रही है।
ये चट्टानें 1000 फुट ऊंची हैं और हम ये सोच भी नहीं सकते कि जब कई किलोमीटर चौड़ी 1000 फुट ऊंची चट्टान समंदर में गिरेगी तो क्या होगा। क्योंकि ये सोचने का काम है वोल्केनोलॉजिस्ट जॉन स्मिथ का। जॉन मुझे एक ऐसा क्लू दिखाने ले जा रहे हैं जो मुझे यहां हुई सभी घटनाओं को समझाने में मदद करेगा। चट्टान में ये जो राउंड पैटर्न नजर आ रहा है, ये लावा ट्यूब का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने किलावेया वोल्केनो पर देखा था। वोल्केनो से निकलकर लावा इसी ट्यूब में बहा करता था। ये क्रॉस सेक्शन बताता है कि ये ट्यूब साफ तौर पर कट गई है और वोल्केनो कहीं गायब है। ये एक बड़ा वोल्केनो हुआ करता था, शायद किलावेया के साइज का, और इस वक्त हम इसके ईस्ट एंड पर खड़े हैं और अब बस यही बचा है। अगर हम घूम के उस तरफ जाएं तो पाएंगे कि वोल्केनो का ज्यादातर हिस्सा गायब है, लगभग 40%। 40%? तो ये हिस्सा गया कहाँ? क्योंकि जब मैं पैडलिंग करते हुए उस छोटे आइलैंड से इस मेन आइलैंड पर आ रहा था तो मुझे काफी दूरी तय करनी पड़ी थी। हमने डिटेल में समंदर की सतह का सोनार सर्वे किया तो हमने पाया कि एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा हिस्सा पानी में गिर गया होगा। ये विशाल चट्टानें हमें दिखाती हैं कि आइलैंड का कौन सा हिस्सा एक भयानक लैंडस्लाइड के साथ गिर गया और हजारों लाखों टन पत्थर समंदर में बिखर गए। इतनी जमीन अगर एक दिन में गायब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए साइंटिस्टों ने सोनार मैपिंग के जरिए समुद्र तल की जांच की। और ये सब क्या है जो पानी के अंदर है? ये हमारे मुताबिक वो पत्थर हैं जो 2 बड़े लैंडस्लाइड्स की वजह से समंदर में बिखर गए होंगे। एक जो यहाँ ओआहू में हुआ और दूसरा यहाँ मोलाकाई में। इन दोनों लैंडस्लाइड्स के मुकाबले ओआहू की नुआनू स्लाइड अब तक रिकॉर्ड की गई सभी लैंडस्लाइड्स में से सबसे बड़ी है। यह हिस्सा बहुत बड़ा है। आपके मुताबिक यह हिस्सा कितना बड़ा होगा? ये हिस्सा मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर या 20 मील चौड़ा होना चाहिए। देखा जाए तो ये हिस्सा होनोलुलु या अमेरिका के अटलांटा शहर जितना बड़ा है। यानी एक तरह से अटलांटा का पूरा शहर स्लाइड करके समंदर में गिर गया। लाखों साल पहले हुई दुर्घटना को हम रीप्ले कर सकते हैं। वोल्केनिक आइलैंड का आधा हिस्सा समंदर में समा गया। अटलांटिक शहर जितना ये बड़ा हिस्सा पैसिफिक ओशन से इस तरह टकराया होगा कि पानी में एक बहुत बड़ा उछाल आया होगा, जिससे इस धरती की सबसे खतरनाक फोर्स का जन्म हुआ होगा, एक सुनामी का। सुनामी जेटलाइनर की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, यानी कह सकते हैं कि करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। तो जब आइलैंड का इतना बड़ा हिस्सा समंदर से टकराया तो आपके मुताबिक कितनी ऊंची लहरें उठी होंगी? पानी शायद 100 मीटर तक उछला होगा, जहां चट्टानें गिर गई होंगी, यानी 300 फीट से ज्यादा। पानी की ये दीवार पूर्व की तरफ आगे बढ़ती है। उसकी राह में है अमेरिका का पश्चिमी किनारा। आपके मुताबिक पश्चिमी किनारे तक पहुंचते हुए लहरों की ऊंचाई क्या रही होगी? मेरे ख्याल से यही कुछ 50 मीटर के करीब। मतलब ऐसी बाढ़ आएगी कि लॉस एंजलिस पूरी तरह साफ हो जाएगा, है ना? हाँ, अगर एलए लाखों साल पहले मौजूद होता तो शायद तबाह हो चुका होता पूरी तरह से। ये सब कुछ लाखों साल पहले हुआ। ये एक ऐसी दुर्घटना थी